हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये जो क्लास है आपकी एसएसजी कोचिंग के और एसएसजी गुरुकुल के ऐप पर भी चलेगी। तो आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपका इंडियन इकोनॉमी। तो जो अभी मैं आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपीएसआई, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, वीडियो, लेखपाल, किसी भी एग्जाम में हो, कोई भी एग्जाम हो आपका। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपका आईएएस का एग्जाम हो, ठीक है ना, या आपका मेंस का एग्जाम हो, ये सब नहीं, जितने भी वनडे लेवल के एग्जाम है ना, उन सभी चीज़ों को कवर करते हुए आज हम लोग टच करते हुए चलेंगे। लेकिन टच करने के बाद मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं आपके सामने 12 या 15 क्वेश्चन ऐसे पेश करूंगा आज की क्लास को पढ़ाने के बाद, जो आईएएस के पेपर में भी आए हैं और यूपीपीएससी के पेपर में, बीपीएससी के पेपर में। यानी कि जो आज क्लास पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो क्वेश्चन आप बड़े से बड़ा सॉल्व कर ले जाएंगे। बस मेरी बात आप सुनते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं, और जो भी समस्या हो हमको बताइएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इकोनॉमी और ज्योग्राफी ये जो आपके सब्जेक्ट है बेटा, कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये आपको परेशान करेंगे। इंडियन इकोनॉमी में आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इंडियन इकोनॉमी आप चाहे जितनी बार पढ़ लीजिए, चाहे जितनी बार पढ़ लीजिए, लेकिन जब भी वो पूछता है कि सीमांत लागत, या कभी भी आपसे कर्व पूछता है, गिफिन गुड्स पूछता है ना, मांग का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत, है ना, कभी भी जब ये सब चीजें पूछता है तो आप परेशान जरूर हो जाते हैं। यदि कह दिया जाए कि बताइए लागत वक्र आपसे पूछा जाए, है ना, कॉस्ट कर्व आपसे पूछा जाए तो कैसे बनता है, तो बहुत परेशानी हो जाती है लोगों को। और इसकी वैल्यू भी पूछता है। फिर जब गिनी गुणांक आपसे पूछता है तो और दिक्कत होती है ना। तो इन सब चीज़ों में आपको दिक्कत होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके जुबान पर होंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पेपर में आ रही होंगी चीज़ें वही लेकर चलेंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं मॉनेटरी पॉलिसी आपको पढ़ाऊँ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, PLR, BPLR, जिसको बेस रेट कर दिया गया है ना, MSF, तो मैं आपको सब कुछ मतलब बहुत डीप ले जाऊं, ठीक है ना, कि अकाउंट के प्रकार, चेक के प्रकार, जब वो नहीं आता हमारे सिलेबस में तो उसको क्यों हम लोग पढ़ें। हम लोग को सिंपल से पूछेगा बैंक रेट क्या है, तो बैंक रेट वो रेट है, वो दर है जिस पर आरबीआई अपने कॉमर्शियल बैंकों को एक लंबे समय के लिए पैसा उधार देती हैं, है ना। जिस दर पे उधार देती हैं उसको बैंक रेट कहते हैं। तो हम लोग के पेपर में तो सिर्फ इतना आता है ना। तो रेपो रेट कितनी है, रिवर्स रेपो रेट कितनी है, CRR कितना है, बस इतनी ऐसी चीज़ें पेपर में आती हैं। ये बैंक का पेपर देते हैं, है ना, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको इतना टच करा कर वापस लाऊंगा, ठीक है, कि अगर पेपर बहुत भी टफ बन जाता है तो भी आप आराम से उसकी धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र पर। अर्थशास्त्र पर तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर अर्थशास्त्र पर बात करने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था पर बात करने वाले हैं। अरे भाई, अर्थशास्त्र पर पहले बात समझ लो, फिर अर्थव्यवस्था पर भी आ जाएंगे। चलो अच्छा, तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, ठीक है, अब तो खुश हो गए। चलिए तो सबसे पहले समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। फिर हम लोग अर्थव्यवस्था में कौन से देश की अर्थव्यवस्था पढ़नी है, भारत देश की, हमारा प्यारा देश भारत। तो हम लोगों को किसकी अर्थव्यवस्था पढ़नी है, भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी है, ठीक है बच्चा। चलिए तो पहले तो हम लोग अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर समझ लेते हैं। पहले अर्थशास्त्र को तोड़ लेते हैं। अर्थ का अर्थ होगा आर्थिकी। अर्थ का अर्थ क्या है, यहाँ पर आर्थिकी है। आर्थिकी का मतलब होता है मौद्रिक। मौद्रिक जो शब्द है वो आपका मुद्रा से आया है, और जो मुद्रा शब्द है ये आपका लैटिन शब्द मोनेटो से आया है। लैटिन शब्द मोनेटो से आया है। मोनेटा कौन है, रोम की देवी जूनो का रूप, ठीक है, रोम की देवी जूनो का रूप, है ना। इसी मोनेटो नाम की, यानी कि इसी मोनेटो देवी या रोम की जो देवी है जूनो, है ना, यहीं पर सिक्कों की ढलाई की जाती थी। यहीं पर रोम के सिक्कों की ढलाई की जाती थी, इसलिए, है ना, उसको हम कहते थे मोनेटो टेम्पल। मोनेटो से ही बना है मुद्रा, मौद्रिक, मौद्रिक आर्थिकी, अर्थ। यदि थोड़ा सा इतिहास में ले चले तो आपको अगर इतिहास की बात बताई जाए तो अर्थशास्त्र के जो रचनाकार हैं, थोड़ा सा इतिहास की बात की जाए तो अर्थशास्त्र की जो रचना की है वो आपकी की है बेटा चाणक्य ने। किसने की है, चाणक्य ने। तो वो चाणक्य की हम लोग को नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। हम लोग को इतिहास पर नहीं चलना है कि अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं, क्योंकि इस अगर चाणक्य वाली अर्थशास्त्र की बात की जाए तो यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाएगी, क्योंकि चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया है।
और मौर्य साम्राज्य की इसने राजनीतिक स्थिति बताई है। मौर्य साम्राज्य की इसने राजनीतिक स्थिति बताई है, राजनीतिक स्थिति बताई है ना। तो अच्छा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ, आपके मन में आ रहा होगा सर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के बारे में बताइए, आप हमको चाणक्य के बारे में बिल्कुल ना बताइए, क्योंकि हमारा पेपर में सिर्फ इकोनॉमी हम पढ़ेंगे, इकोनॉमी ही के क्वेश्चन करेंगे, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। ऐसा तो कोई नहीं है यहाँ पर ना। अच्छा, तो याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पेपर में आता है अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है, तो आपका आंसर है चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त है। और इस चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त अगर पेपर पूछा जाए कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में क्या वर्णन किया गया है, तो आपके पेपर में आएगा मौर्य साम्राज्य की आर्थिक जानकारी, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक जानकारी, मौर्य समाज की सामाजिक जानकारी, इस प्रकार से पेपर में आएगा। तो लोग सोचेंगे अर्थशास्त्र है तो आर्थिक जानकारी दी होगी, जबकि गलत हो जाएगा, है ना। तो चाणक्य की अर्थशास्त्र में आपके मौर्य वंश की राजनीतिक जानकारी दी है, ना कि आर्थिक जानकारी दी। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, इसको आप अच्छे से नोट बनाते चलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर रफ करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको, तो हम लोग को इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है, तो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा आप नहीं करी, हटा दिया। ठीक है ना, गुस्सा मत होइए। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ गया कि अर्थशास्त्र में हम लोग दो भागों में बांटेंगे, अर्थ और शास्त्र। अर्थ को हम लोग क्या करेंगे बेटा, दो भागों में बांटेंगे, एक बांटेंगे अर्थ में और एक बांटेंगे अपना शास्त्र में। किसमें बांटेंगे? शास्त्र में। अब शास्त्र क्या होता है? शास्त्र मतलब होता है नियम, नियम व कल्पनाओं का, नियम व कल्पनाओं का, नियम व कल्पनाओं का, नियम व कल्पनाओं का विस्तार लिखित पूर्वक या विस्तार पूर्वक, वो भी किस चीज में? लेखन में। ठीक है, तो अर्थशास्त्र, शास्त्र का मतलब क्या होता है? ऐसे बहुत सारे नियम, बहुत सारे अध्याय, बहुत सारी कायाएं, बहुत सारी कल्पनाएं, है ना, जो आपको लिखित फॉर्म में दी जाएं, है ना। तो लिखित फॉर्म में है तो वो आपका कहलाएगा शास्त्र। ठीक है ना, तो अर्थ आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। यानी कि अब यहां पर बात करनी है मौद्रिक की, मुद्रा की, यानी कि आर्थिकी की। ठीक है ना, तो अर्थ मतलब हो गया धन। तो धन के जो नियम होंगे, धन का कैसे संचय किया जाए, है ना, धन का कैसे विस्तार किया जाए, यानी धन संबंधी या मुद्रा संबंधी या मौद्रिक संबंधी सारी जानकारी लिखित रूप से, लिखित रूप से, है ना, हमको जहां पे मिलती है उसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं बच्चा? अर्थशास्त्र क्या कहते हैं। तो अब आप सोच रहे हैं सर ठीक है, अर्थशास्त्र तो हम समझ में आ गया कि भैया मुद्रा को कैसे बचाया जाए, मुद्रा का कैसे प्रसार किया जाए, है ना, धन संबंधी या मुद्रा संबंधी जितनी भी जानकारी होंगी, जितने भी उसके प्रॉफिट होंगे, जितने भी उसके लॉस होंगे, जितने भी प्रॉन्स एंड कॉन्स होंगे, पक्ष विपक्ष होगा, वाइसी वर्षा होगा, वो सारा लिखा हुआ रूप हमारा क्या कहलाएगा बेटा? अर्थशास्त्र कहलाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो भैया ये अर्थव्यवस्था क्या है? तो ये अर्थव्यवस्था क्या है? कुछ नहीं बउआ, अर्थव्यवस्था क्या है, यहां पर जितना भी लिखा हुआ हमको मिला है उसका प्रैक्टिकल जब करोगे, है ना, इसका जहां पे जितनी चीज लिखी हुई है, जैसे माल्थूजियन थ्योरी, है ना, जनसंख्या का माल्थस सिद्धांत। तो माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे, जिस देश में जनसंख्या बढ़ेगी उस देश में जो खाने की दर होगी, खाद्य प्रोडक्ट होंगे, वो धीमे धीमे कम होते रहेंगे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी देश गरीब होता रहेगा। क्यों गरीब होता रहेगा? तो इसके पीछे और भी सिद्धांत है ना, क्योंकि बहुत सारी लोग ऐसे होंगे जो काम करना नहीं चाहेंगे। आज भी बहुत जगह ऐसे, आपने परिवार में ही देख लो या फिर अपने मोहल्ले में देख लो, एक घर में 8 लोग और 8 में कमा कौन रहा है? सिर्फ 1 लोग या 2 लोग, बाकी सब मटर गश्ती काट रहे हैं, है कि नहीं? तो जब 1 लोग थे तो वो कमाता था, है ना, अपना खाता था। बीवी आ गई, कमा रहा है, देखो खर्चा बढ़ रहा है, कमाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? नहीं बढ़ रही है। उत्पाद बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? अरे जब एक आदमी पूरी जान लगाकर 10 किलो गेहूं पैदा कर रहा है तो उसकी बीवी आ गई, मान लिया 10 किलो की जगह अब वो बहुत मेहनत कर रहा है, रात में भी मेहनत कर रहा है, अब वो 12 किलो पैदा कर रहा है। अब बच्चे पैदा हो गए और बढ़ता चला गया, लेकिन वो तो कमा रहे नहीं है। तो जनसंख्या जब विस्फोट होगा, है ना, तो क्या होगा भाई? गरीबी आएगी कि अमीरी आएगी? सिंपल सी बात है, गरीबी आएगी। ठीक है ना। तो अब इस गरीबी को दूर कैसे किया जाए?
इस गरीबी को दूर कैसे किया जाए, उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, पैसे का कैसे समान रूप से वितरण किया जाए, क्या ऐसी रणनीति अपनाई जाए कि अमीर और अमीर ना हो जाए, गरीब और गरीब ना हो जाए, सब लोग बराबर बराबर पहुंचे, है ना, पैसा ज्यादा ना छप जाए, पैसा कहीं कम ना छप जाए, कैसे विकसित होंगे, इन सब चीजों को, है ना, इन सब चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र है। लेकिन जब इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं, किसी देश, कोई देश अपने ऊपर प्रैक्टिकल करता है, कोई व्यक्ति अपने ऊपर प्रैक्टिकल करता है, या फिर कुछ भी जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, वो चीज व्यवहारिक रूप से प्रयोग करते हैं लिखी हुई चीजों को, तब वो आपकी अर्थव्यवस्था है। तो क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में आपको दोनों बात क्लियर है? यदि क्लियर है बेटा तो जल्दी से यस सर लिख दीजिए कि यस सर हमको सब कुछ क्लियर है। सर वॉइस में दिक्कत है? नहीं तो क्यों, वॉइस में दिक्कत है क्या विकास? सब तो सही है बेटा, कहां पे दिक्कत आ रही थी? आवाज किरकिरा के आ रही है। हमारी तरफ से भी सही है, पता नहीं साउंड के बच्चे कहां से आ रहे हैं। आप किरकिरा रही होगी। अब बताओ बेटा, आप बताओ। सर थोड़ी थोड़ी देर में सरसराहट होती है। जल्दी देखो भाई, सही है ना? चलो चलो ठीक है, ठीक ठीक, चलो अब समझ में आ गया। तो हम क्या कह रहे थे, आपको सारी बात क्लियर है? अरे हाँ कि ना? ओके सर, ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोगों को, अच्छा ये बताओ, यहां तक आपको बात समझ में आई कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? तो अर्थशास्त्र क्या है? कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है? तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जब हम कोई चीज का अध्ययन करते हैं, पढ़ रहे होते हैं, है ना, तो पढ़ने को, अध्ययन करने को कहते हैं अर्थशास्त्र। कि आर्थिकी को कैसे सुधारा जाए। अर्थव्यवस्था क्या है कि जब यही जो नियम होते हैं, अध्ययन न करके जब उसको हम लोग प्रैक्टिकल रूप में लेते हैं, तो इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है ना? तो इसको क्या कहते हैं बच्चा? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमको बात समझ में आई। ठीक है, फटाफट हम लोग को अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अर्थशास्त्र का जनक क्या है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक हैं आपके एडम स्मिथ। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के जनक कौन है बेटा? एडम स्मिथ हैं। और अर्थशास्त्र, है ना, के जनक एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, द वेल्थ ऑफ नेशन। याद रखना है, कई बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। अभी क्वेश्चन भी करवाएंगे हम आपको, द वेल्थ ऑफ
नेशन। ठीक है, तो ये किताब लिखी है, कब लिखी थी बेटा? 1776 ईस्वी में। कब लिखी थी? तो आपका आंसर आएगा 1776 ईस्वी में। एडम स्मिथ ने क्या कहा? एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र मेरी नजर में, अर्थशास्त्र मेरी नजर में किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है ना। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मनी, ये कह सकते हैं, या इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ मनी, यानी कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर पुकारने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो आपका आंसर आएगा एडम स्मिथ। इतने अंदर कोई दिक्कत नहीं ना? तो अर्थशास्त्र क्या बताया? अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उनके वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना? तो अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन। अब उत्पादन हुआ है तो वितरण, है ना? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का वितरण और वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग। ठीक है ना? इनका जो अध्ययन है, इनका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब ये जो अर्थशास्त्र है ये दो प्रकार का होता है। अभी जो अर्थशास्त्र है आपका ये दो प्रकार का होगा, आराम समझिए। ये जो अर्थशास्त्र होगा ये आपका दो प्रकार का होगा, एक होगा मैक्रो और एक होगा माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा छोटा, इसे कहते हैं व्यष्टि। इसे क्या कहते हैं? व्यष्टि। और इसे क्या कहते हैं? समष्टि। आराम से समझना, सब कुछ समझ में आएगा। एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा छोटा, है ना, कम कम। और मैक्रो क्या होता है? बड़ा बड़ा। तो यानी जब समझिएगा, जब हम लोग कहें कि यार देश में बेरोजगारी फैल रही है, फिर मैं समझा रहा हूं, यदि मैं कहूं देश में बेरोजगारी, यानी भारत में बेरोजगारी है, विश्व में बेरोजगारी है, देश में कई सारी कंपनियां हैं, देश में कई सारे बैंक हैं, देश में कई सारे बाजार हैं, ऐसा जब मैं कहता हूं देश में कई सारे उद्योग हैं, कई सारे इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि जब हम लोग सबकी बात करते हैं, है ना, जब हम लोग क्या करते हैं? सबकी बात करते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में हर चीज की बात करेंगे। बात उत्तर प्रदेश की बात करें, सिर्फ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सभी चीजों की बात करेंगे, है ना। तो जब हम लोग समूह में बात करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों की बात करते हैं, तो उन सब चीजों को हम लोग समष्टि में लेते हैं, यानी कि मैक्रो में लेते हैं। किस में लेते हैं बेटा? मैक्रो, यानी कि समष्टि में लेते हैं। लेकिन जब हम लोग छोटी छोटी चीज की बात करें, जैसे कि एक आदमी की इनकम, एक कंपनी, एक बाजार, एक उद्योग, यानी जब हम लोग सिर्फ एक एक की बात करते हैं तो उन सब चीजों को हम लोग माइक्रो में रखते हैं। तो ये दोनों आपको बात समझ में आई? तो माइक्रो और मैक्रो, अगर दोनों बात आपको समझ में आती है सर बोलिए कि यस सर हमको दोनों बात समझ में आई। फटाफट जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी से। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या बनता है समझिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या देगा कि एक फर्म, आपसे ऐसे कह देगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, साफ साफ कह देगा आपसे कि एक फर्म और एक बाजार, एक फर्म और एक बाजार भारत देश में किसका उदाहरण पेश करते हैं? किसका उदाहरण पेश करते हैं? तो आपका आंसर आएगा समष्टि अर्थशास्त्र कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो एक एक लगा हुआ है ना, तो एक एक है मतलब क्या होगा? माइक्रो होगा, क्योंकि भारत से कंपैरिजन हो रहा है। बात समझ, किसकी कंपैरिजन हो रहा है? भारत से कंपैरिजन हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर भारत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश, यदि ऐसे कंपैरिजन होता तो भी आपका व्यष्टि होता। बात समझ आ रही है? अगर भारत का बात होती, पूरे भारत के पूरे राज्यों की बात होती, तब आपका मैक्रो में मैक्रो में चला जाता, मतलब कि समष्टि में चला जाता। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई? वेरी गुड। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है और व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? फटाफट बताइए, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है और व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? सारे क्वेश्चन आप करके ले जाएंगे, परेशान नहीं होना है, सारे क्वेश्चन आप करके ले जाएंगे। जल्दी बताइए कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है और व्यष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है और माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? तो इसका आंसर आपका आएगा मैक्रो वाले का। इसका मैक्रो वाले का आपका आएगा, है ना, जॉन मेयर्ड कीन्स, है ना। तो आपको लिख दीजिए जॉन
कीन्स, और कीन्स ने एक सिद्धांत दिया था रोजगार सिद्धांत। कीन्स का एक रोजगार सिद्धांत है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक जॉन मेयर्ड कीन्स कहलाते हैं, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो जनक हैं वो आपके अल्फ्रेड मार्शल कहलाते हैं। अल्फ्रेड मार्शल है, अल्फ्रेड मार्शल है। क्या ये बात समझ में आई? सारे क्वेश्चन अभी हम आपसे पूछेंगे बेटा, आपको आंसर देना पड़ेगा जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो आराम से पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ो, ठीक है ना? आराम से पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ो। जब हम जल्दी में होंगे खुद ही बताएंगे आपको, ठीक है? सर जल्दी में है, ठीक है? तो हमने आपको क्या बताया, फिर से मैं एक बार क्लियर करता हूं। फिर से थोड़ा पढ़ो लेकिन जबरदस्त पढ़ो, जिंदगी में कभी भूलना नहीं है। फिर मैंने क्या बताया, अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा? सबसे पहला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने कहा। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने कहा। एडम स्मिथ की किताब का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। याद रखिएगा, किसने कहा बेटा? द वेल्थ ऑफ नेशन। किसकी किताब है? एडम स्मिथ की किताब है। कब प्रकाशित हुई थी? 1776 में। कब प्रकाशित हुई थी बच्चा? 1776 में। इतनी बात क्लियर है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र उत्पादन अर्थशास्त्र क्या है बेटा? तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। डन। फिर हमने आपको बताया था अर्थव्यवस्था क्या है? अध्ययन करना अर्थशास्त्र है, जबकि उसका निजी जीवन में प्रैक्टिकल करना, कोई देश के ऊपर प्रैक्टिकल करना, किसी राज्य के ऊपर प्रैक्टिकल करना, या एक व्यक्ति जो भी अध्ययन कर रहा है उसको अपने ऊपर आजमा रहा है। तो जब अध्ययन करता है, व्यवहारिक रूप से अध्ययन करता है, प्रैक्टिकल करता है, तो वो अर्थशास्त्र नहीं, फिर वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है। अब अर्थशास्त्र हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया हमारा समष्टि और एक हो गया व्यष्टि, है ना। व्यष्टि जब हम सबकी बात कर रहे हो, व्यष्टि मतलब माइक्रो। व्यष्टि जब हम एक एक की बात कर रहे हो, एक आदमी, एक फर्म, एक उद्योग, एक बाजार, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, जब हम एक एक की बात कर रहे होते हैं तो वो व्यष्टि में आता है। ठीक है ना, कि एक आदमी की कीमत कितनी है, एक आदमी की सैलरी कितनी है, ऐसे। अगर देश की इनकम कितनी है, देश का यानी कि राष्ट्रीय आय कितना है, अगर ऐसी बात कर रहे होते हैं, है ना, कि राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हो, है ना, राजकोषीय नीति की बात कर रहे हो, बजट की बात कर रहे हो, यदि बात करें, अगर हम बजट की बात करें तो बजट क्या एक आदमी निकलता है? नहीं। जब एक आदमी का अगर घर का बजट निकाल रहा हो तो वो व्यष्टि है ना। तो राजकोषीय नीतियां, मॉनेटरी पॉलिसी, सरकारी बजट, मुद्रा की पूर्ति, है ना, क्रेडिट देना, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति यानी महंगाई, मंदी, है ना, एक्सचेंज रेट, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन जिसे कहते हैं, रोजगार से संबंधित सिद्धांत, है ना, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं? तो ये सारी चीजें आपकी जाती हैं समष्टि में, यानी कि मैक्रो, यानी बड़ी चीजों में। तो ये बात आपको समझ में आ गई। फिर इसके अंदर बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक आपके कौन है? कीन्स हैं, यानी कि जॉन मेयर्ड कीन्स हैं। और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमी है, इसके जनक कौन है बेटा? अल्फ्रेड मार्शल हैं। कौन है बच्चा? अल्फ्रेड मार्शल। कई बार क्वेश्चन समझ में आया, कई बार क्वेश्चन आया है पेपर में। अब समझिएगा, अगला क्वेश्चन पूछता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं? समझिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं, क्योंकि बाजार में कीमत के निर्धारण से संबंधित है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। बाजार में कीमत निर्धारण से संबंधित है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है, जो आपका समष्टि अर्थशास्त्र होता है, ये आपका बेटा आय और रोजगार संबंधी सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, ये आपको आय व रोजगार से संबंधित होता है। याद रखिएगा, आय और रोजगार से संबंधित होता है। ठीक है ना, क्योंकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पाद और सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण को संबंधित करता है या निर्धारण को प्रस्तुत करता है। इतनी बात क्लियर है? जल्दी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत समझते हैं या कीमत सिद्धांत कहा जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार का सिद्धांत से संबंधित माना जाता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के आपके 3 घटक होते हैं। इसमें से एक घटक आपने बताया आपको कीमत सिद्धांत, एक होता है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत
देखो बहुत कठिन नहीं ले चल रहा हूं मैं, याद रखिएगा। उपभोक्ता की बात हुई है तो उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, ठीक है। हम बहुत कठिन नहीं ले चलेंगे। अगर किसी को लगे कि सर बहुत कठिन जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बीच बीच में बोलता रहेगा कि नहीं समझ में आ रहा। तो क्या नहीं समझ में आ रहा हमको बताइएगा। अगर आपको उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत ना समझ में आए तो बताइएगा, उत्पादक व्यवहार समझ में ना आए तो बताइएगा, कीमत सिद्धांत समझ में नहीं आती तो बताइएगा। अगर आपको समझना तो बोलिए ना। मैं देखो, मैंने आपसे कहा कि आपके पेपर में लेवल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप बोलेंगे कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि समझ विकसित करनी बहुत जरूरी है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर व्यष्टि अर्थशास्त्र के 3 घटक आपने बताया, कीमत सिद्धांत कहा जाता है, इसी को उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत भी कहा जाता है, इसी को उत्पादक व्यवहार सिद्धांत भी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली में है क्या, तो मैं आपको बोल देता हूं, समझ लीजिए, आराम समझिए। सबसे पहले आपको बता देते हैं उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत क्या होता है। इसके अंतर्गत हम लोग यह अध्ययन करते हैं कि किसी एक प्रकार, एक उपभोक्ता लेते हैं, ठीक है, कि एक उपभोक्ता अपनी आय को कैसे कैसे बांटता है, एक उपभोक्ता अपनी जो इनकम है उसको कहां कहां वितरित करता है या आवंटित करता है, और क्या वो उपभोक्ता अपनी आय का सारी चीजों को बांटने के बाद उसके अंदर सेटिस्फेक्शन है कि ठीक है हमारे पास जितनी भी आय मेरी आ रही है ना, वो सही है ना, क्योंकि हमारे से खान पान हो जा रहा है और बच्चे भी खुश हैं, बीवी भी खुश है और पड़ोसी भी खुश हैं, और जब हम शादी में जा रहे हैं तो वो भी खुश हैं, हम लोग कपड़े भी ला पा रहे हैं, है ना। तो याद रखिएगा उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग सिर्फ यह स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को अलग अलग जगह बांट देता है, और बांट देने के बाद भी है ना वो संतुष्टि कितनी अधिकतम रूप से प्राप्त कर सकता है। अगर संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो यहां पर उपभोक्ता व्यवहार निगेटिव में आएगा, और अगर संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तो उपभोक्ता व्यवहार यहां पर सिद्धांत जो है वो पॉजिटिव में आएगा। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत क्या है, इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक ये निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है जिससे उसको अधिकतम लाभ हो सके। तो उत्पादक व्यवहार सिद्धांत क्या होगा, इसमें जो उत्पाद कर रहा है, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, गेहूं चावल कुछ भी कर रहा हो, ये पेन बना रहा हो, बोर्ड बना रहा हो, तो कोई जो उत्पादक है वो ये निर्णय कैसे लेता है कि किस वस्तु का उत्पादन कितना करना है, कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, जिससे उसको सबसे ज्यादा लाभ मिल सके। क्योंकि अगर मांग कम है लेकिन आपूर्ति ज्यादा करोगे, अगर मांग कम है आपूर्ति ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज की जो कीमत होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन मांग ज्यादा है, आपूर्ति यानी पूर्ति आप कम कर रहे हो, सप्लाई कम कर रहे हो, समझ रहे हो, मांग कम है और आप सप्लाई ज्यादा कर रहे हो, तो आप लोग कहोगे अरे मेरे पास घर में पहले से ही है, तो कोई दुकानदार कहेगा अरे ले लो साहब ले लो, है ना, तो आप क्या कहोगे, स्टॉक धीरे धीरे सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, भैया देखो 10 रुपए का 5 रुपए देंगे, देना हो तो दो, ये तो सड़ जाएगा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं तो धरे रहो। समझ में आ गया। तो उत्पादक व्यवहार सिद्धांत आपका इसमें आता है, अरे हाँ कि ना। और जो कीमत सिद्धांत होता है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, इसीलिए हमने कहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जानेंगे, ठीक है। कीमत सिद्धांत में हम लोग ये अध्ययन करते हैं कि बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित हो, बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार से निर्धारित की जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो कीमत सिद्धांत है बेटा, ठीक है। और कीमत कैसे तय की जाएगी आपको तो पता ही है, कीमत कैसे तय की जाएगी आपको पता ही है। अब जैसे ऑक्सीजन, अब जो ऑक्सीजन का सिलेंडर कोरोना टाइम में जब नहीं मिल रहा था, है ना, तो जो 1200 रुपए का सिलेंडर मिलना है वो आपका 12,000 20,000 में सिलेंडर मिल रहा है, 1200 का 12,000। तो कीमत कैसे बढ़ रही है, क्योंकि आपकी मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, सप्लाई हो नहीं रही, कीमत बढ़ेगी। अगर मांग कम होती, सप्लाई ज्यादा होती, कीमत घटती, सिंपल सी बात है। क्या आपको ये बात समझ में आई? जल्दी बताइए बच्चा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत और उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, है ना, में शामिल करते हैं। यानी कि अगर आपसे कह दिया जाए व्यष्टि अर्थशास्त्र का कौन सा महत्वपूर्ण घटक नहीं है और ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपका हो जाएगा आय और रोजगार से संबंधित जो सिद्धांत है ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, ना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से। अभी मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई जब पढ़ाऊंगा मजा बहुत है, देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है,
इसमें लिखना बहुत नहीं पड़ता है, इसमें लिखना वाला काम नहीं है, है ना, कि लिखते चले गए लिखते चले गए लिखते चले गए, आपको आसानी समझ में आएगा। यदि मैं कह दूंगा कि बताइए राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कौन से अर्थशास्त्र में आएगा, व्यष्टि में कि समष्टि में, तो आप जाएंगे राष्ट्रीय आय की बात हो रही, किसी एक आदमी की आय की बात नहीं हो रही, मतलब मैक्रो में जाएगा, समष्टि में जाएगा। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, सरकारी बजट, है ना, ये सब किस में आएगा, आपका समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको 2-3 बातें जो क्लियर करी हैं वो एकदम से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई होंगी तो जल्दी से यस सर बोल दीजिए कि यस सर हमको यहां तक तो क्लियर हो गया। धीमे धीमे चलेंगे, पेड बैच में धीमे धीमे ही पढ़ा जाता है ना। यूट्यूब पर या फिर जो फ्री वाले बैच होते हैं उसमें हमेशा तेज तेज पढ़ा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की। आज बस इंट्रोडक्शन है, आज नॉर्मल क्लास है, इंट्रोडक्शन है, आराम समझिएगा, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के आपके 5 क्षेत्र होते हैं, आज बता दूंगा, जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। अर्थव्यवस्था के आपके 5 क्षेत्र होते हैं। यदि आप 2020 या 19 से पहले की बात करें, 2019 से पहले की अगर बात करें, तो आपको अगर कोई किताब पढ़ रहे हो, पुरानी किताब कोई पढ़ रहे हो, या फिर आपने किसी पुराने टीचर से पढ़ा हो, तो वो आपको सिर्फ 3 क्षेत्र बताते हैं। और आज भी 3 क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर नहीं मान रहा है। आपके एग्जाम में कई बार एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया गया कि बताइए अर्थव्यवस्था का 5वां क्षेत्र में कौन लोग आते हैं, तो परेशानी हो गई, क्योंकि टीचर ने तो 3 ही पढ़ाए थे, है ना। तो मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे जैसे पेपर पैटर्न बदलता रहेगा हम भी बदलते रहेंगे, ठीक है ना। यहां पर आते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र, ठीक है। ये हो गया तो प्राथमिक क्षेत्र। अच्छा, अब प्राथमिक क्षेत्र में किसको रखेंगे? हमारा देश कैसा है, तो कृषि प्रधान है ना। हम जब प्रकृति में पैदा हुए, हम लोग प्राथमिकता किसको देंगे? प्राथमिकता धरती माता को ही देंगे, इस प्रकृति को देंगे। तो जो भी प्राकृतिक संसाधन होंगे, समझिएगा, जो भी प्राकृतिक संसाधन होंगे, तो प्राकृतिक संसाधन के जो भी उत्पाद होंगे, है ना, तो प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में जो भी हम प्राप्त करेंगे उन सबको प्राइमरी में रखेंगे, यानी प्रकृति को हम लोग पहले रखेंगे। बात समझ आ रही है? वेरी गुड। तो प्राकृतिक संसाधन याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संसाधन के जो उत्पाद होंगे, प्राकृतिक संसाधन के जो भी उत्पाद होंगे उन सब को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखेंगे, है ना। 1 बाय 1 करके समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। 1 बाय 1 करके समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। तो 5 क्षेत्रों में बांटा गया, ये तो आपको पता चल गया। तो प्राकृतिक संसाधन के जो भी उत्पाद होंगे उनको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखेंगे। इस प्राथमिक क्षेत्र में किसको किसको रखेंगे? प्राकृतिक संसाधन आपका क्या क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन आपका होगा, है ना, वन, यही तो होगा। प्राकृतिक संसाधन आपका क्या होगा? वन होगा, खनन होगा, उत्खनन होगा, है ना, आपका कृषि हो गया, और कृषि संबंधित जो भी चीजें होंगी, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। अब इस पशुपालन में आपका मत्स्य पालन कर लो या कुछ भी कर लो, है ना, सेरीकल्चर कर लो, मधुमक्खी पालन कर लो, एपीकल्चर कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। तो कृषि एवं पशुपालन हो गया, जो जंगल है वो हो गए, खनन उत्खनन ये सब हो गया। अरे भाई, प्रकृति से ही, जमीन के अंदर से तो सोना चांदी निकल रहा है सब। तो प्राकृतिक संसाधन जो इसे हम प्राप्त कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन से जो हम प्राप्त कर रहे हैं, जो भी उत्पाद प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं, उन सब को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। और इस प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र, कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बनता है कि कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों को और क्या कहा जाता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। तो हमको जो भी प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, हमको जो भी प्रकृति से प्राप्त हो रहा है उसको प्राथमिक क्षेत्र में लिख रहे हैं। और जो भी प्रकृति से प्राप्त होने के बाद जो भी हमको प्राप्त हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको चेंज कर रहे हैं। जो भी प्रकृति से हमको उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसको हम मान ले रहे हैं कच्चा माल है। प्रकृति से जो हमको प्राप्त हो रहा है उसको हम मान ले रहे हैं कच्चा माल है, और उस कच्चे माल को फिर हम पक्के माल में तब्दील कर रहे हैं। अब जंगल अंगल तो सीधे प्राप्त हो जा रहे हैं,
अरे भाई पेड़ पौधे हमको सीधे प्राप्त हो जा रहे हैं, पानी सीधे प्राप्त हो जा रहा है ना, पानी सीधे प्राप्त हो जा रहा है। लेकिन पानी से जो हम बिजली बना रहे हैं, पानी से जो हम बिजली बना रहे हैं, है ना, तो पानी प्राकृतिक है, उससे बना रहे हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधन से जो भी उत्पाद हमको प्राप्त हुआ हो उसका हम कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके कुछ और बना देंगे तो वो चली जाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है ना, हाँ याद रखिएगा। तो वो किस में चला जाएगा बेटा? द्वितीयक क्षेत्र में चला जाएगा। क्या आपको यह बात समझ में आई? अरे हाँ कि ना, अरे बोला करो यार, यहां तक बात समझ में आई? यस सर, हमको यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ, तो हमको यहां तक सर बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, सब समझ में आएगा। अब आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में, अब आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या था कि प्राथमिक क्षेत्र से जो भी प्राप्त हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद हमको प्राप्त हुआ है, जब उसका हम लोग प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जब इसका प्रयोग हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? कच्चे माल के रूप में कर रहे हैं, तो हमारा, है ना, कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो जो भी कच्चे माल यूज किया जा रहा है वो सारे क्षेत्र आपके द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। अरे हाँ कि ना, जैसे मिट्टी हमको प्राप्त हो रही है, तो मिट्टी से हमने क्या कर दिया? मिट्टी से ईंटें बना दी, मिट्टी हमको प्राप्त हुई, मिट्टी से क्या कर दिया बेटा? ईंटें बना प्राप्त हो गई हमको। ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या था कि जो गैस, गैस तो पहले से थी, गैस तो क्या थी? आपकी पहले से ही थी, गैस आपकी पहले से ही थी, लेकिन गैस को हमने पकड़कर आपको, है ना, जो मीथेन चाहिए कि हाइड्रोजन चाहिए कि नाइट्रोजन चाहिए कि ऑक्सीजन चाहिए, उसको अलग करके आपको जो सप्लाई कराया। हमको गैस तो प्राप्त हुई है, वायुमंडल प्राप्त हुई है गैस, लेकिन हमने उसको अलग करके आपको सप्लाई कराई है, यानी कि अब उसको अलग अलग किया, यानी कि कच्चे माल के रूप में गैस का प्रयोग किया, फिर उसको अलग अलग किया। तो किसमें आ जाएगा बेटा? सेकेंडरी में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बेटा? सेकेंडरी में आ जाएगा, यानी कि गैस, जल और विद्युत की जो आपूर्ति होगी, आपूर्ति, सप्लाई, पानी से हमने बिजली बनाई है ना, पानी तो हमको प्रकृति ने दिया है, हमने बिजली बनाई है, गैस पूरी मिश्रण में थी, हमने गैसों को अलग अलग किया है। समझ में आ गया? हमने अभिक्रियाएं करवाई हैं, अभिक्रिया करके जिंक हमको मिला था पहले से, समझिएगा, हमको प्रकृति से जिंक मिल गया था, है ना, और प्रकृति से ही हमको मिल गया था H2SO4। हमने हाइड्रोजन निकालना था तो दोनों को मिला दिया तो हो गया ZnSO4 और प्लस H2, यानी कि ये तो हमको कच्चे माल के रूप में मिला ही है, प्रकृति ने दिया है, हमने इसका प्रयोग किया और ऐसा निर्माण या विनिर्माण किया जिससे हमको क्या प्राप्त हुआ? गैस प्राप्त हुई। अब इसका प्रयोग कर लो आप जिसको में करना हो। तो निर्माण विनिर्माण, निर्माण विनिर्माण मतलब क्या होता है कि आपने कुछ बनाया, फिर बिगड़ गया, फिर उसको फिर से आपने बनाया। समझ आ गया? तो जितनी बार कोई चीज बार बार बनाते चले जाओगे, अब इसी हाइड्रोजन किसी और के साथ मिला दो तो वो विनिर्माण हो जाएगा। तो निर्माण विनिर्माण, यानी निर्माण करो, बिगड़ जाए, फिर उससे निर्माण करो, जो भी बने फिर उसको यूज करो, फिर जो बने उसका यूज करो, वो सब चीजें आपकी द्वितीयक क्षेत्र में आएंगी। क्या आपको समझ में आ रहा बेटा? नहीं समझ में आ रहा तो बताओ ना, और धीमे पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो जो भी निर्माण होगा, विनिर्माण होगा, जो भी गैस की आपूर्ति होगी, जल आपूर्ति की बात की जाए, विद्युत आपूर्ति की बात की जाए, ये सब आपका किसमें आएगा बेटा? सेकेंडरी एरिया में आएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि कच्चे माल का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं बेटा? कच्चे माल को हम लोग जिसमें बनाते हैं, कारखाने बनाते हैं ना, तो उद्योग स्थापित करते हैं ना, इसलिए हम लोग द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसलिए हम लोग द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। भूलना नहीं, अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा। ठीक है ना। आज इंट्रोडक्शन है, आराम समझिए, नॉर्मल समझिए। ठीक है ना। मैं बहुत डीपली नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल बेसिक वाले होंगे जिनको अर्थव्यवस्था कभी नहीं समझ में आई होगी, जिनको अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर नहीं पता था, आज उनको अंतर पता चल गया और आज से उनको समझना शुरू आ जाएगा। यदि नहीं आएगा तो बोलिएगा, हम और देसी स्टाइल में पढ़ाएंगे, जैसा हम पढ़ाते हैं बिल्कुल और देसी स्टाइल में पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, धीमे धीमे पढ़ाओ, धीमे धीमे पढ़ो। ठीक है ना। तो हमने क्या बताया कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है बेटा? बता रहा हूं। ठीक है, आपसे पूछा हमने कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? मौर्य सम्राट। ठीक है, तो मौर्य बेटा अभी 2 सेकंड दो, हम आपको सब कुछ बता रहे हैं, है ना, हमें 2 सेकंड दो बेटा, हम आपको सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, अब बच्चा ने क्वेश्चन पूछा हमसे कि सर खनन और उत्खनन में अंतर क्या होता है? अब खनन और उत्खनन में अंतर क्या होता है, इस बच्चे ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। बेटा एक एक चीज बताऊंगा आपको, एक एक चीज बताऊंगा आपको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। ठीक है ना।
समझिएगा, जैसे मान चलिए झारखंड, झारखंड का सिंहभूम, झारखंड का सिंहभूम, मान लीजिए झारखंड के सिंहभूम में लौह अयस्क मिलता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो खनन और उत्खनन में चीजें नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना, तो मैं उनको बता देता हूं, ठीक है, चलिएगा बताऊं। ओके, वेरी गुड, ओके सर, ओके ओके, चलिए आराम समझिएगा। झारखंड के सिंहभूम, है ना, झारखंड का सिंहभूम जो है मान लीजिए लौह अयस्क के लिए फेमस है। लौह अयस्क कौन कौन से होते हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आराम समझिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब होते हैं। मानिए ये पृथ्वी है आपकी, समझिए ये आपकी पृथ्वी है बेटा। खनन और उत्खनन में अंतर समझ लीजिए क्या होता है। माइनिंग कहते हैं और क्वायरिंग कहते हैं, ठीक है। उत्खनन को कहा जाता है क्वायरिंग, उत्खनन को क्वायरिंग कहा जाता है, QUARRYNG, ठीक है ना, लिख देता हूं क्वायरिंग, ठीक है ना, और इसको कहते हैं माइनिंग, ठीक है, आराम समझिएगा, माइनिंग, MINING, ठीक है, माइनिंग, समझिएगा। जब हम लोग पृथ्वी के धरातल से, मतलब ये धरातल है ना, ये जो सरफेस है, अरे भाई ऊपर की जो पपड़ी है ना, पपड़ी, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आराम समझिएगा। जब हम लोग पृथ्वी के धरातल के ऊपर ऊपर खुदाई करते हैं, यानी धरातल पर जब हम ऊपर ऊपर खुदाई करते हैं, धरातल पर जब हम लोग ऊपर ऊपर क्या करते हैं बच्चा, खुदाई करते हैं, और उससे जो भी हमको प्राप्त होता है तो कहा जाता है हमने क्या किया है, उत्खनन किया है। क्या किया है? उत्खनन किया है। फिर मैं बोल रहा हूं, खुदाई करके अयस्क निकालने वाले स्थान को हम लोग खदान कहते हैं। खुदाई करके अयस्क निकालने वाले स्थान को हम लोग माइन यानी कि खदान कहते हैं। और धरातल के ऊपर ऊपर खुदाई करके जब हम लोग कोई चीज प्राप्त करते हैं तो उसको हम लोग उत्खनन कहते हैं। लेकिन भूगर्भ से जब समुद्र के नीचे चले जाएं, है ना, तो भूगर्भ से लंबी बड़ी सी खुदाई करनी हो, है ना, तो भूगर्भ से जो खनिज हमको प्राप्त किए जाते हैं उसको हम लोग खनन कहते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं, तो खनन क्या होगा, तो भूगर्भ से प्राप्त खनिजों को समुद्र के अंदर घुस गए और वहां से जो भी हमको चीजें मिल रही है, खुदाई चल रही है या फिर रिसर्च चल रही है ना, तो उनको हम क्या कहेंगे बेटा, खनन कहेंगे। तो क्या आपको खनन और उत्खनन में अंतर समझ में आया? जल्दी, मौर्य साम्राज्य बेटा जल्दी बताओ, मौर्य साम्राज्य जी आप बताओ, क्या आपको यहां तक बात समझ में आई कि यस सर, यस सर, यस सर। विवेक चौहान जी ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में भी कुछ लिखूं, ठीक है। कमेंट नहीं आ रहे, ठीक है। तो आपको खनन और उत्खनन में अंतर समझ में आ गया। खनन भूगर्भ से जब लोग कोई खनिज प्राप्त कर रहे हो, उत्खनन जब पृथ्वी के धरातल पर खुदाई कर करके जब लोग खनिज प्राप्त कर रहे हो। और खनिज हमें प्राप्त होता है अयस्क के रूप में, जैसे लोहे का अयस्क हमने आपको बताया, हेमेटाइट हो गए, मैग्नेटाइट हो गए। और कोई दिक्कत? यस सर, अगर मजा आया तो यस सर बोलिए जल्दी फटाफट, अगर मजा आया तो लिख कर बताइए कि यस सर मजा आया, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे तृतीयक क्षेत्र की, अभी तो शुरुआत करी, अभी हमने पढ़ाना कहां शुरू किया, अभी तो शुरुआत करी हमने, अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी ये सब जो दुनिया बता रही है हम वही बता रहे हैं, है ना। अभी हमने ज्यादा कुछ किया नहीं है, जो दुनिया बता रही बस उतना बता रहे हैं। अब तृतीय क्षेत्र क्या होता है, तो देखो भाई, हमको कृषि मिल गई थी, हमको क्या कृषि क्षेत्र मिल गया था, प्राथमिक क्षेत्र, अरे हाँ कि ना। तो प्रकृति ने हमको दे दिया था गेहूं, और फिर उसे मशीन में गया और मशीन में जाके बन गया आटा, मशीन में क्या बन गया, आटा, अरे हाँ कि ना। तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया, और जब ये आटा बना यानी मशीन के पास गया, मशीन ने गेहूं को पीस दिया तो वो आटा बन गया। लेकिन जब आप दुकान में गए तो दुकान वाले ने आपको आटा दिया, ना आपको कृषि करनी पड़ी, ना आपको कृषि जो गेहूं था उसको पीसना पड़ा, आपको सीधे आटा मिल गया, आपने पैसा दिया, आटा मिल गया। दुकान वाला आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। दुकान वाला आपको क्या दे रहा है बच्चा, तो दुकान वाला आपको क्या दे रहा है, सर्विस प्रदान कर रहा है, अरे हाँ कि ना, क्लियर है। तो जो भी आपको सर्विस देता है, आप जाते हो हॉस्पिटल जाते हो, है ना, तो जो हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल आपको क्या प्रदान करता है, सर्विसेज प्रदान करता है। बैंक आपको क्या करता है, बैठे बैठे घर पे क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है ना।
तो जो व्यापार है, होटल है, रेस्टोरेंट क्या दे रहा है, खाना खाने का मन नहीं है, वो गया, यस सर आपको क्या चाहिए सर, ऐसे करके आपको क्या दे रहा है बेटा, सर्विस दे रहा है ना। तो जो ट्रैवलर हैं वो आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। जो बैंक वाले हैं वो क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। टेलीकॉम वाले क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, है ना। रियल एस्टेट क्या दे रहा है, आपको सर्विस दे रहा है। अरे हाँ कि ना, आपने पैसा फेंका, तमाशा देखा। तो जितनी भी सर्विस है ना, जो सरकार है हमारी, जो प्रशासन है, वो क्या दे रहा है, हमको सर्विस दे रहा है, उसके बदले में टैक्स ले रहा है। अरे हाँ कि ना, तो हमारी रक्षा करने का जिम्मा सरकार ने उठाया, पुलिस वालों ने उठाया है। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं भैया, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसके बदले में गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है। कैसे दे रही है, हम लोग उनको टैक्स दे रहे हैं। वो सब बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो इस तृतीयक क्षेत्र में आपका क्या आएगा बेटा, जितना भी होगा सेवा देने वाले जो क्षेत्र होंगे वो सब आपके आएंगे। इसलिए हम लोग तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। याद रखिएगा, तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो उद्योग, इंडस्ट्री क्या थी, सेकंड एरिया था, यानी सेकेंडरी क्षेत्र था आपका। और जो प्रकृति वाला था वो प्राइमरी था, और प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो इनको मिलाकर जो चीजें हमारे सामने वो परिणाम आता है वो आपका क्या होगा, सर्विसेज का, वो आपका होगा सेवा क्षेत्र। हाँ कि ना, जल्दी बताइए, यहां हाँ कि ना। जैसे मानने चलिए कि हमको लोहा, देखो लोहा, तुमको लोहा प्रकृति ने दिया है, लोहा तुमको प्रकृति ने दिया, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। लेकिन लोहे की तुमने क्या बना ली है, गाड़ी। लोहे की तुमने क्या बनाई बच्चा, गाड़ी बनाई। तो जो गाड़ी बनाई है, जहां गाड़ी बनी है ना, वो हो गया सेकेंडरी क्षेत्र, यानी प्राथमिक से ही तो गाड़ी बनी है। लेकिन गाड़ी तुमको दे दी गई, अब तुम गाड़ी चला रहे हो और मजे मार रहे हो, तो जो तुम मजे मार रहे हो वो हो गया टर्सरी। अरे हाँ कि ना, यानी कि हो गया सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब आते हैं चौथे क्षेत्र और पांचवें क्षेत्र में। चौथे और पांचवें में बहुत आसान है, चौथा और पांचवा। चौथे क्षेत्र में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी डिपार्टमेंट। समझ में आ गया। चौथे क्षेत्र में आपका क्या आता है बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है। क्योंकि आजकल जितनी भी चीजें चल रही हैं वो सब और सब आपका किस पे चल रही है बेटा, डिजिटली चल रही है ना। कि सूचनाओं का अध्ययन करना, सूचनाओं का विश्लेषण करना, है ना, सूचनाओं को प्रस्तुत करना। तो जितनी भी चीजें होंगी, जितनी भी टेक्निकल चीजें होंगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, है ना, मैनेजमेंट का जो स्किल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, यानी कि जो भी डिजिटल वाली चीजें होंगी, जो भी डिजिटल चीजें होंगी, मैं लिख देता हूं, जो भी चीजें डिजिटल वाली होंगी वो सारी की सारी आपकी चौथे में आएंगी। और पांचवे को कहते हैं गोल्ड कॉलर। पांचवे को क्या कहते हैं बेटा, गोल्ड कॉलर एरिया, यानी कि गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहा जाता है। मतलब यहां पर बड़े बड़े व्यक्ति होंगे। गोल्ड कॉलर मतलब एक वीआईपी, एक वीवीआईपी, समझ में आओगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े प्रोफेसर, है ना, वैज्ञानिक, है ना, रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक, तो ये सब किस में आ जाएंगे बेटा, आपके पांचवें क्षेत्र में आ जाएंगे। कोई दिक्कत है? अरे हाँ कि ना, जल्दी बताइए। तो जितने भी पांचवें क्षेत्र होंगे वो सब आपके, है ना, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, वैज्ञानिक सलाहकार हो गया, कानूनी सलाहकार हो गया। तो जो गोल्ड कॉलर लोग होंगे वो सब आपके पांचवें क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन से क्षेत्र में शामिल करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन से क्षेत्र में शामिल करेंगे? जल्दी बताइए। अगला, कोयला किस क्षेत्र में आएगा? कोयला किस क्षेत्र में आएगा? या फिर कह सकते हैं आप, कोयला न लेके चलिए, यूरेनियम किस क्षेत्र में आएगा, है ना। परमाणु विद्युत ग्रह किस क्षेत्र में आएंगे? परमाणु विद्युत ग्रह किस क्षेत्र में आएंगे? फिर इसके बाद आपका एसएसजी गुरुकुल किस एरिया में आएगा? फिर इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें किस में आएंगे? फिर इसके बाद बताइएगा कि हाँ, फेसबुक किस में आएगा? फटाफट बताइए जल्दी से। मोदी जी पांचवें नंबर पर आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गोल्ड कॉलर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यूरेनियम प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। अगर यूरेनियम 238 है तो प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। इसको कहते हैं येलो केक,
इसे क्या कहते हैं बेटा? येलो केक। तो प्रकृति से पाए जाने वाले यूरेनियम को कहते हैं येलो केक। अब प्रकृति में पाया जा रहा है तो इसको हम लोग प्राइमरी में रखेंगे। परमाणु विद्युत ग्रह, अब यूरेनियम से बनाया जाता है, एटॉमिक पावर प्लांट बनाया जाता है ना, तो ये होगा आपका सेकेंडरी पे। और इसके बाद हम आपको क्या प्रदान कर रहे हैं? हम आपको दे रहे हैं सर्विसेज। हम आपको क्या दे रहे हैं बेटा? सर्विसेज दे रहे हैं। उसके बदले में आपसे 1000 रुपए 500 रुपए लेते हैं कि हम आपको, है ना, हम तीसरे क्षेत्र वाले व्यक्ति हैं जो आपको ऐसी सर्विस देंगे कि आप सर्विस हमसे लेंगे चौथे वाली, जो हमसे पढ़ रहे हो हम हैं तीसरे वाले, माध्यम होगा चौथा और बनाएंगे तुमको पांचवा। हाँ कि ना? हम हैं तीसरे, क्योंकि हम आपको क्या दे रहे हैं? हम आपको दे रहे हैं सर्विसेज। किसके माध्यम से दे रहे हैं? डिजिटली दे रहे हैं। तो चौथा बनाएंगे क्या? गोल्ड कॉलर, यानी कि पांचवा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। यस सर, सब कुछ समझ में आ गया। अगर बहुत अच्छा समझ में आया तो यस सर लिखिए जल्दी से। यस सर, हमको अब समझ में आ गया। अब हम कभी नहीं भूलेंगे। अब भूलना भी नहीं है, अब नहीं भूलना है। अब बात करेंगे हम लोग, है ना, सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ स्टेट और रोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे। ठीक है ना? तो अब हम लोग सरकार की भूमिका के आधार पर बात करते हैं। सरकार की भूमिका के आधार पर बात करते हैं। सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटेंगे। बस सुनते रहिएगा, मजा आ जाएगी। एक होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होगा राज्य अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक होगा राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और बांटेंगे साम्यवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। आराम समझो, लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा, आराम समझना। ठीक है ना? अच्छा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब इसमें पूंजी लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि इसका एक ही टारगेट है। इस अर्थव्यवस्था वाले देशों के पास एक ही टारगेट है कि हमको चाहिए पूंजी, जितनी लगाऊंगा उससे ज्यादा निकालूंगा। बात समझ आ रही है? यानी कि यहां पर इस अर्थव्यवस्था में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए लिए जाते हैं, है ना? तो यहां पर जितने भी निर्णय लिए जाएंगे इस अर्थव्यवस्था के अंदर, जितने भी लोगों के लिए निर्णय लिए जाएंगे, कैसे भी निर्णय लिए जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ लाभ की दृष्टि से लिए जाएंगे, प्रॉफिट की दृष्टि से लिए जाएंगे। लेकिन राज्य अर्थव्यवस्था क्या होगी? राज्य अर्थव्यवस्था में दो हैं, समाजवादी हैं और साम्यवादी हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होगी कि यहां पर जितने भी निर्णय लिए जाएंगे, जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो समाज के कल्याण को देखते हुए लिए जाएंगे। चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, है ना, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, अंधा हो, स्वस्थ हो, लंगड़ा हो, स्वस्थ हो, सबको बराबर बराबर माना जाएगा। ना तो किसी को अमीर, ना तो किसी को गरीब, यहां पर बराबर बराबर मानकर से समाज के कल्याण की बात की जाएगी। साम्यवादी में क्या होगा? साम्यवादी में बराबर बराबर किसी को नहीं समझा जाएगा। अगर कहा जाएगा देखो 5 लोग हैं और 5 लोगों में जो काम करेगा कल्याण उसी का होगा, जो काम नहीं करेगा कल्याण उसका नहीं होगा। यह साम्यवादी है। फिर मैं कह रहा हूं, समाजवादी में कल्याण सबका होगा, जो भी निर्णय लिए जाएंगे सबके लिए लिए जाएंगे, चाहे तुम कमाते हो, दूसरा व्यक्ति ना कमाता हो, तीसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा कमाता हो, कोई मतलब नहीं। साम्यवादी में कल्याण सिर्फ उसी को दिया जाएगा, उसी का कल्याण होगा, वेलफेयर सिर्फ उसी के लिए होगा जो कमाएगा, जो काम करेगा कल्याण होगा, जो काम नहीं करेगा कल्याण नहीं होगा। ठीक है? चीन ने पहले यही अपनाई थी, फिर बाद में चेंज कर दी, है ना? पूंजीवादी आपको समझ में आ गया। इसको आप 1 बाय 1 करके समझाते हैं, 1 बाय 1 करके समझाते हैं। जिस अर्थव्यवस्था में, जिस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समझो बेटा, नहीं समझ में आ रहा तो बोलो जल्दी से कि नहीं समझ में आ रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बेटा बोलो एक बार समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो बोलो कि यस सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो भी बोलो कि नहीं समझ में आ रहा है यार। है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बदल दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। HRD खत्म, बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है। नीरज जी कह रहे हैं बहुत अच्छा। यस सर बहुत अच्छा। पप्पू यादव, जिसको भी डाउट हो बेटा बोले, मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं इसीलिए। 1 सेकंड बस हमें समय दो, मैं बताऊंगा आपको।
जल्दी से। अभी साम्यवादी बता रहा हूं बेटा, बताए भी ना साम्यवादी आपको। यस सर सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब कह रहे हैं सर। अंकित सीआर बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा है? अंकित CR7 क्या नहीं समझ में आ रहा? हाँ अभी मैं बताऊंगा, इसको मैं बताऊंगा, अभी मैंने नॉर्मली बताया है। यस सर मौज कर दी, मौज कर दी। यस सर समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया। ऐप नहीं चल रहा, अभी बताऊंगा क्यों नहीं चल रहा होगा, क्या हो गया होगा, है ना? धोखाधड़ी करोगे तो ऐप नहीं चलेगा। समझो क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो आराम समझिएगा, क्वेश्चन में करवाऊंगा फिर इसके बता रहे हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर, जिन अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर, यानी जो भी प्रोड्यूसर होता है, जो भी उत्पादन हो रहा होता है, जिस देश में जितना भी उत्पादन हो रहा होता है, उस देश के उत्पादन पर, उसके बाजार पर, उसकी सेवाओं के उत्पादन पर, वस्तुओं के उत्पादन पर जो भी कंट्रोल होता है वो सरकार का नहीं होता, उस देश की सरकार का नहीं होता है। ये सारा ओनरशिप है ना प्राइवेट हाथ में होती है, निजीकरण कर दिया जाता है। आपको पता है ना, जैसे आपने सुना होगा सबका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, सरकार सब कुछ बेच दे रही है सबको, है ना, उसका पैसा ले ले रही है, सबको बेच दे रही है। अरे हाँ कि ना? फिर प्राइवेटाइजेशन हो जाने के बाद जो उसके ओनर होंगे वो सबका कल्याण की बात क्यों करेंगे? वो कह देंगे जिसके पास पैसा है वो हमारे पास आओ, जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने घर पे बैठो, है ना? तो जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर प्राइवेट ओनरशिप पाई जाती है, निजी स्वामित्व पाया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है वो निजी लाभ के लिए किया जाता है, निजी लाभ के लिए। समझ में आ गया? उस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये आपको बात समझ में आई? जल्दी बताइए, इसमें सरकार की भूमिका नहीं होती, उस देश की सरकार की भूमिका, ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बिल्कुल नहीं होती है। सरकार कुछ नहीं कर पाती है कि सरकार ना तो किसी वस्तु का रेट निर्धारित कर पाती है, ना तो किसी के कल्याण की बात कर पाती है ना? सब कुछ डिपेंड होता है प्राइवेटाइजेशन पर, उसके प्राइवेट ओनर पर। बात समझ आ रही है? वेरी गुड। निजी क्षेत्र द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन और उसके जो वितरण है वही सुनिश्चित किया जाता है। बाजार की शक्तियों, डिमांड और सप्लाई का जो मूल्य है इन्हीं के द्वारा निर्धारित होता है, जो भी ओनर होते हैं सब कुछ इसी के द्वारा होता है। जितने भी विकसित देश हैं, समझिएगा, जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी आपके डेवलप्ड कंट्री हैं, वो सारे के सारे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही अपनाते हैं। जैसे एडम स्मिथ ने 1776 में जो वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने खुद बोला था कि अगर किसी देश को विकसित करना है, यदि किसी देश को डेवलप करना है, तो आपको हस्तक्षेप की नीति अपनानी पड़ेगी। यानी सरकारी हस्तक्षेप की बात कही है। समझ में आ गया? ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन कौन कर रहा है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन आपका एडम स्मिथ कर रहे हैं। का श्रम विभाजन पर बल दिया उन्होंने कि श्रम का विभाजन करो और विभाजन करने के बाद सरकार से कह दो कि हस्तक्षेप की नीति अपना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लाइट चली गई थी, है ना? ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, आराम समझ में आया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किसने किया है? एडम स्मिथ ने किया है। एडम स्मिथ ने कहा है कि श्रम का विभाजन किया जाए और सरकार से कह दिया जाए बिल्कुल हस्तक्षेप ना करें, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अरे हाँ कि ना? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हो गई? कि निजी संपत्ति का अधिकार होगा, अधिकतम उद्देश्य किसका होगा? लाभ प्राप्त करने का, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता होगी, आर्थिक रूप से अच्छा आप सोच रहे होगे सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो खराब है, आप ये मन में ये चल रहा होगा सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, सब कुछ प्राइवेट के हाथ में चला जाएगा तो सिर्फ वही अमीर हो जाएंगे। लेकिन एक बात समझिएगा, हम तो जनता है ना, हम जनता जो है वो किसी को भी गिरा सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं, किसी को भी गिरा सकते हैं, रातों रात गिरा सकते हैं। आपने क्या किया कि प्राइवेटाइजेशन हो गया, जब चाय पी रहे थे उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो गया, जो सरकार फ्री में हमको दे रही थी उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन होने के मतलब अब समझो होगा क्या कि हमने एसएसजी गुरुकुल खोला। हमने क्या खोला बेटा? एसएसजी गुरुकुल खोला, है ना। अब किसी एक दूसरे व्यक्ति ने देखा कि अच्छा एसएसजी गुरुकुल बहुत अच्छा चल रहा है, एसएसजी गुरुकुल में बहुत पढ़ाई हो रही है, तो सारा बच्चा यहीं जा रहा है। सर कितने बजे क्लास लेते हैं पता था? दिन में 2 ही बार आ रहे हैं यूट्यूब पे। अब दिन में 2 बार यूट्यूब पे आ रहे हैं, यानी कि एसएसजी गुरुकुल चल रहा है, अच्छा बच्चा खरीद रहा है, हम सर्विस दे रहे हैं, बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। किसी को चुल्ल मची और किसी ने कहा कि हम भी खोलेंगे, उसने खोला, है ना, बीएसजी गुरुकुल।
अब उसने क्या खोला? बीएसजी गुरुकुल। बीएसजी गुरुकुल का टारगेट क्या होगा? बीएसजी गुरुकुल का टारगेट होगा कि हम एसएसजी गुरुकुल का जो टीचर है सुभांशु सर जो है वो 2 बार यूट्यूब पे आ रहे हैं, है ना, और पढ़ा रहे हैं फ्री में। हम लोग 3 बार आएंगे। हम लोग क्या आएंगे? 3 बार आएंगे। तो इसको देखा क्या हुआ? हमारा आधा बच्चा इधर शिफ्ट हो गया। हमारा आधा बच्चा क्या हुआ? इधर शिफ्ट हुआ। हमने जो जो गलतियां करी उसने ये गलतियां सुधार ली, तो हमारा आधा बच्चा इसके पास चला गया। फिर तीसरे ने देखा और तीसरे ने खोला जीएसजी गुरुकुल। और इसने क्या किया कि हम दोनों से क्या क्या गलतियां करी हैं, इसने फिर अपना ब्रांड खोला। इससे क्या हुआ? कंपटीशन बढ़ा। समझिए, कंपटीशन बढ़ा। जहां पर हमारी फीस 10,000 रुपए ले रहे थे, हमने देखा बच्चा मेरा जा रहा है, हमने घसीटने के लिए बच्चे को 5,000 रुपए कर दिया। इन भाई साहब ने 2,000 रुपए कर दिया। अगले जो भाई साहब है उन्होंने 1,000 रुपए कर दिया। अगले जो भाई साहब है 500 रुपए कर दिया। अगले जो भाई साहब होगा फ्री। फिर पता चला कंपटीशन के चक्कर में प्रॉफिट किसका? जनता का। कंपटीशन के चक्कर में प्रॉफिट किसका? जनता का। अरे हाँ कि ना? और कंपटीशन के चक्कर में जनता को क्वालिटी और बेहतर मिलेगी कि बेकार? क्वालिटी और बेहतर, क्योंकि जो भी नए नए लोग आएंगे वो अपने से पहले से अच्छा देने की कोशिश में और अच्छा देंगे। समझ में आ गया है? यानी डिमांड एंड सप्लाई का महत्व आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समझ में आता है। वस्तु और सेवा की जो आपका मिलती है, जो वस्तु मिलती है, जो सर्विस मिलती है, उसमें डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग प्रकार की मिलती है, अलग अलग टीचर होते हैं, अलग अलग कोचिंग होती हैं, अलग अलग ऐप में अलग अलग सुविधाएं मिल जाएंगी, अलग अलग क्वालिटी मिल जाएंगी। और सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल होगा नहीं कि ये नियम लगाओ, वो नियम लगाओ, आज छुट्टी कर दो, आज ये कर दो, आज वो कर दो। सरकार शांत बैठी रहेगी। बात समझ आ रही है? लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमको पहले इस चरण से गुजरना पड़ेगा। पहले सरकार इतना हमको समर्थ बनाएगी कि हम सब लोग कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हम सब लोगों के पास कोई ना कोई नौकरी होगी। पता चला सरकार कमीनी है, सरकार निकम्मी निकली, उसने कुछ किया ही नहीं है। बस बिजनेस और अमीर होते चले जा रहे हैं। जो बिजनेसमैन है, अंबानी जी हो गए, बिरला हो गए, वो सब और अमीर होते चले जा रहे हैं। गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। बीच वाला जो बेचारा है वो आदमी पिसता चला जा रहा है। यही तो हो रहा है। बीच वाला एक्चुअली में बीच वाले हो गए। मिडिल फैमिली का कोई अस्तित्व रहने नहीं गया है। समझ आ गया? वो सुबह रोता है तो शाम को मुस्कुराता है, सुबह अगर हंसता है तो रात में रोता है। समझ आ गया? जो नीचे वाले हैं वो परमानेंट रो रहे हैं, जो बीच वाले हैं वो कुछ देर के लिए हंसते हैं, फिर रोने लगते हैं, फिर रोते हैं, फिर हंसने लगते हैं, और जो ऊपर वाले तो हंस ही रहे हैं। ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आई? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आपको लाभ समझ में आए कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, है ना। आपको जो सर्विसेज मिलेंगी, जो गुड्स मिलेंगे, उसमें क्वालिटी होगी, डाइवर्सिटी होगी, डिमांड एंड सप्लाई का नियम यहां पर लगेगा, है ना। डिमांड किसकी ज्यादा हो रही है तो सप्लाई किसकी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। और जिसकी डिमांड होगी, है ना, वो सप्लाई तो करेगा, लेकिन मांग को, कीमत को बढ़ा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मान के चलिए ये ब्रांड अच्छा चल रहा, मान चलिए ये ब्रांड अच्छा चल रहा है ना। तो इसने क्या किया? इसने फीस रख दी 20,000 रुपए। अब जानता है जैसे हम फीस 20,000 रुपए रख देंगे तो लोग यहां भाग जाएंगे, क्योंकि जब ये अच्छा चल रहा होगा तो हम लोग की जो जल रही होगी ना, तो हम लोग इसको देखकर और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जब और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जैसे ये गलती करेगा, फीस बढ़ाएगा, तो बच्चे इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो इससे ऐसा नहीं कि वैल्यू बढ़ जाती है, इससे प्राइस बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि पूंजी की जो कीमत है, वस्तु और सेवाओं की कीमत है, वो बढ़ती चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? क्योंकि कंपटीशन हद से ज्यादा बढ़ रहा होगा। क्या नहीं समझ में आ रहा है यार? क्या नहीं समझ में आ रहा भाई? जल्दी बताओ, क्या समझ में आ रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? अगर आ रहा है तो यस सर बोलो। फिर बात करेंगे अब राज्य अर्थव्यवस्था की। किसकी बात करेंगे? राज्य अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। वेरी गुड। चलिए अब राज्य अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो पूंजी अर्थव्यवस्था को समर्थन किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। राज्य अर्थव्यवस्था का समर्थन कौन दे रहा है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा। इसको समर्थन कौन दे रहा है? एक जर्मन दार्शनिक है, एक जर्मनी के फिलोसोफर हैं, कार्ल मार्क्स। इन्होंने इसको समर्थन दिया है। इन्होंने कहा है कि राज्य अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था होती है ना। प्राइमरी टर्म पर यदि आपका देश नया नया बना हुआ है, आपके यहां पे सब लोग गरीबी हैं, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, लेकिन पहुंचाना सबके पास है। प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं,
है ना। ये मार्कर जो है वो एक है, लेकिन इससे पढ़ाना 10 लोगों को है तो हम लोग टाइम फिक्स कर लेंगे, 1 घंटा तुम पढ़ाओ, 1 घंटा तुम पढ़ाओ, 1 घंटा तुम पढ़ाओ, 1 घंटा तुम पढ़ाओ। समझ में आ गया। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर, वस्तुओं और सेवाओं के वितरण पर पूरा अधिकार किसका होता है? राज्य का होता है, मतलब सरकार का होता है। इसमें जो उत्पादन होता है ना, आपूर्ति होती है, कीमत का जो निर्णय होता है वो सब आपका सरकार के द्वारा लिया जाता है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो समाज के कल्याण के लिए लिए जाते हैं या समाज को केंद्र में रखकर लिए जाते हैं, जिससे सभी समाज में जितने भी लोग हों उन सब का हित हो। ठीक है, इसलिए हम लोग इस राज्य अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्योंकि केंद्रीकृत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सरकार केंद्र होती है। केंद्र क्या होती है? इस समाज के बीच में क्या है? केंद्र है ना। केंद्र मतलब सरकार है, और सरकार पहले से प्लानिंग करती है। समझ में आ गया। आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजना पहले चल रही थी, उसके लिए 13 वर्षीय योजना चल रही थी, 15 वर्षीय योजना चल रही थी, 7 वर्षीय योजना चल रही थी, है ना। तो केंद्रीय नियोजीकृत या केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं राज्य अर्थव्यवस्था को। इसमें सरकार की पूर्ण भूमिका होती है, चाहे उत्पादन पर हो, वितरण पर हो, या फिर प्राइस को निर्धारित करने के लिए, कीमत के सिद्धांत को बताने के लिए, या किस चीज की कीमत कितनी होगी, उन सब पर निर्णय आपका सरकार लेती है राज्य अर्थव्यवस्था में। अब इसके 2 रूप होते हैं, एक समाजवादी और एक साम्यवादी। समाजवादी क्या होती है? समाजवादी में सरकार क्या करती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, एक घर में 4 लोग हैं और 4 में चारों कमाते ना हो, 4 में चारों ना कमाते हो, सब गरीब हो, है ना। तो सरकार क्या करेगी? सभी के लिए काम करेगी। ऐसा नहीं है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ अमीरों को देखा जाएगा या गरीबों को। अमीर को भी गरीब समझकर और गरीब को अमीर समझकर सबको एक लेवल पे लाया जाएगा, और जो भी योजनाएं होंगी सबके ऊपर निर्धारित होंगी। समझ में आ गया। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में भारत के सभी नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं का समान रूप से वितरण किया जाएगा। आपने देखा होगा, मैं आपको बताऊं कि बहुत अमीर लोग हमने देखे हैं कि घर में खड़ी है कारें, 5-5 कार खड़ी हुई हैं, लेकिन चावल और गेहूं जाते हैं कंट्रोल से लेने, बीपीएल का कार्ड बनवाए हुए हैं, पीला वाला नीला वाला कार्ड बनवाए हुए हैं, और जाते हैं लाइन में खड़े होकर चावल और गेहूं लेकर आ जाते हैं। और घर में क्या है? घर में मर्सिडीज खड़ी हुई है, ले चावल गेहूं अब भी वहीं से उठा रहे हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। साम्यवादी में क्या होता है? साम्यवादी में सरकार कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य प्रदान करेंगे, और कार्य जब वो करेगा तब हम उसको फल देंगे, मतलब तब हम उसको पैसा देंगे। बात समझ आ रही है? वस्तुएं और सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। तो ये थी साम्यवादी। साम्यवादी क्या है? देखो सरकार, यहां समाजवादी में क्या है कि आपको कार्य दे रही है, आप कार्य कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सबका भला किया जाएगा। लेकिन यहां पर सरकार सिर्फ उसी का भला करेगी, उसका भला क्या? जो कार्य करेगा। सरकार कहेगी हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, सब लोग काम करो, जो काम करेगा उसको पैसा मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको कोई भी सुविधाएं, कोई भी वस्तु का उत्पादन करने की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वस्तुएं और सुविधाएं आपको तभी उपलब्ध कराई जाएंगी जब आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है, तो यह है आपकी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो इतनी बात आपको समझ में आई? यस सर, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो हमको बेटा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ गई, हमको राज्य अर्थव्यवस्था के 2 पार्ट हमने आपको समझाया, समाजवादी और साम्यवादी, ये भी समझ में आ गया। साम्यवादी कहती है व्यक्ति को कार्य हम देंगे, सरकार कहती है काम हम देंगे, काम करो पैसा लो, सुविधाएं लो, सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर तुम काम करो चाहे सिर्फ तैसी में जाओ, हम सबको देखकर सबके लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ये है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतनी बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ना ही उसकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है पूरी रूप से, और ना ही समाजवादी है। पूंजीवादी और समाजवादी जब दोनों को मिला दिया जाता है तब बनती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि भारत सरकार में जो भी उत्पादन हो रहे हैं, यानी भारत देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है, या वस्तुओं और सेवाओं का जो भी उत्पादन और वितरण हो रहा है, वस्तुओं और सेवाओं का जो भी उत्पादन और वितरण हो रहा है, ये दोनों लोगों के हाथ में है, निजी हाथों में भी है और सरकार के हाथों में भी है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? निजी हाथों में भी है और सरकार के हाथों में भी है। यानी कि अगर यदि कोई कंपनी चल रही है, उत्पादन कर रही है, तो उसका जो वो रेट डिसाइड कर रही है, तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है कि नहीं आपका रेट ज्यादा है, इसको आप कम करिए।
समझ में आ गया। तो हम लोगों के यहाँ जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम लोग बीच का रास्ता अपनाते हैं। हम लोग ना बहुत अमीर का रास्ता अपनाते हैं, ना तो बहुत गरीब का रास्ता अपनाते हैं। बात समझ में आ गई है, क्लियर है। तो हम लोग पूंजीवादी समाजवादी यानी निजी और सार्वजनिक, हम लोगों का निजी और सार्वजनिक है ना, दोनों का मिश्रण है। निजी स्वामित्व भी है और सार्वजनिक मतलब सरकार, पब्लिक मतलब क्या, सरकार। समझ में आ गया। तो निजी और सार्वजनिक, जब किसी उत्पादन पर या वितरण पर निजी और सार्वजनिक दोनों का स्वामित्व होता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो हमने आपको सारी चीज बता दी। राज्य अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। अरे हाँ कि ना, बात समझ में आ रही है? आपको जल्दी बताओ, एक सेकंड एक सेकंड। आपकी मैथ की क्लास भी चालू होने वाली है। अच्छा, हमें ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा 1 घंटे में पढ़ा के खत्म कर देंगे, लेकिन साला खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी तो कुछ क्वेश्चन भी नहीं करवाया हमने आपको। हमने सोचा था 1 घंटे में पढ़ाएंगे और पढ़ा के खत्म कर देंगे, आज इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन दे देंगे, लेकिन आपका इतना प्यार और सम्मान खींचते चले जा रहे हैं, है ना। अब बस खत्म करते हैं, आपकी मैथ की क्लास चालू होने वाली है, तो मैथ की क्लास करेंगे, है ना। तो अब जो भी बच्चे मैथ पढ़ना चाहे तो वो मैथ पढ़ सकते हैं जाकर, और बस हम खत्म ही कर रहे हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है कि निजी और सार्वजनिक दोनों का स्वामित्व होता है, एक आर्थिक नियोजन होता है, यानी कि जो सरकार होती है वो एक योजना बनाती है, एक सरकारी योजना बनती है, 5 साल के लिए 2 साल के लिए योजनाएं बनाती हैं, ये आर्थिक नियोजन होता है ना। सरकार की भूमिका होती है हर चीज में, और व्यक्ति की भी स्वतंत्रता होती है, व्यक्ति की भी क्या होती है, स्वतंत्रता होती है, ठीक है। तो पर्सनल फ्रीडम भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। अरे हाँ कि ना, वेरी गुड। अब तुम्हारे मन में ये तो नहीं चल रहा है सर हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई है, कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि सर हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, 3-4 कारण बताता हूं, समझ में आ जाएगा, अगर आ जाए तो ताली बजा देना। भारत सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को इसलिए अपनाया है क्योंकि सरकार के पास पूंजी और संसाधन दोनों की कमी है, पूंजी और संसाधन दोनों की कमी है। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति के हैं और वो नहीं दे रहा है, ठीक है। निजी क्षेत्र के पास, जो प्राइवेट सेक्टर है उनके पास पूंजी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, मैनेजमेंट पावर है, एमबीए करके लोग, उन्होंने जो एमबीए कर लेते हैं लोग उनको हायर कर लेते हैं, तो उनसे लाभ उठा रहे हैं, है ना। तो जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनसे हमने हाथ मिला लिया है कि भैया जो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, तुम उनको सैलरी दे रहे हो 50,000 रुपए, तो 10,000 हम भी दे देंगे, और तुम एक काम करना, हमारा भी काम करवा देना, ठीक है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र के भार को कम करने के लिए, ताकि राज्य आवश्यकता अनुसार जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा है उसका विकास कर सके, सामाजिक कल्याण को, कार्यक्रमों को संचालित कर सके और लोगों तक पहुंचा सके, आर्थिक विकास की गति को तेज कर सके, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सके, है ना। क्योंकि भैया हम सरकार से कहेंगे, सरकार कहेगी प्राइवेट सेक्टर के लोगों को कि भैया तुम अपने यहाँ कोई कंपनी खोल रहे हो या कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो आप एक काम करो, हमसे टाई अप कर लो और इन लोगों को रोजगार दे दो। समझ में आ गया। तो आर्थिक विकास होगा कि नहीं होगा, गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या दूर होगी कि नहीं होगी, अरे हाँ कि ना। और भारतीय अर्थव्यवस्था भी एक ग्लोबल कंपटीशन में भाग ले पाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं बेटा, इसलिए हम लोगों ने ये सब चीजें अपनाई है। इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको अगले टर्न पे बताऊंगा विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, उन सब पर हम लोग की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा बताइए, विश्व बैंक ने एक परिभाषा दी है। विश्व बैंक कहता है यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय इतने से इतने होगी तो वो कैसा देश कहलाएगा। तो विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, ये 3 देश कैसे कैसे होते हैं, इनकी क्षमता क्या होती है, इसको कैसे बांटा जाता है, इस पर हम लोग डिस्कशन कल करेंगे। कल फिर मैं आपको इकोनॉमिक क्लास लूंगा शाम को 5 बजे, और यहीं से हम लोग आगे बढ़ के कल कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, और फिर हम लोग धीमे से आ जाएंगे कि ओपन इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, मुद्रा पर बात करनी है, बैंकों पर बात करेंगे, क्रांति पर बात करेंगे, क्रांति नहीं कृषि क्रांति, आपने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, इन पर ही बात करनी है। तो चलो आज के लिए इतना काफी है
है ना। और कल फिर हम लोग मिलेंगे। और जिसने अभी तक यूपीएसआई का बैच ज्वाइन नहीं किया, ये यूपीएसआई का क्लास था आज का, ठीक है ना। हाँ, ये जो यूपीएसआई का क्लास था, हाँ बेटा। और बेटा यूपीएसआई में आपको ज्यादा लेवल का पढ़ाया जाता है, यूपीएसआई में आपको थोड़ा ज्यादा लेवल का पढ़ाया जाएगा। और यूपी ट्रिपल एससी पीटी में सिलेबस बहुत कमजोर है। यूपी ट्रिपल एससी पीटी में आप सिर्फ आर्थिक नियोजन पढ़ाना है आपको। यूपी ट्रिपल एससी पीटी में सिर्फ आपको आर्थिक नियोजन पढ़ाना है। आर्थिक नियोजन के साथ साथ क्या पढ़ाना है बच्चा? आर्थिक नियोजन मतलब होता है पंचवर्षीय योजना है। आर्थिक नियोजन पढ़ाना है और कुछ छोटी मोटी बातें, ठीक है ना। जैसे क्रांतियां आपको पढ़ानी है, कृषि विभाग पढ़ाना है, एग्रीकल्चर पढ़ाना है। तो कुछ पार्ट हैं आपके जो इसमें आएंगे, बाकी सारा आपका इकोनॉमी में जो भी हम सबको टच करते हुए निकल जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, कल भी हम लोग यूट्यूब पर ही मिलेंगे। सर यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी की कौन सी बुक पढ़े? मैंने जीएस स्पेशल 17 बैच लिया हुआ है यूपीएससी के लिए। अगर आप, मैं अभी इस समय आपको भौतिक पढ़ा रहा हूं, विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ा रहा हूं ना, आप सविंदर सिंह ले लो। भौतिक भूगोल के लिए आप सविंदर सिंह ले लो। कठिन लगे तो आप बताना, कठिन तो है ही वैसे, ठीक है। सर पीटी में पास हो जाएंगे कि नहीं? 100% पास हो जाओगे। मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि यार आपको नंबर कम आ जाए। हमसे क्यों पूछ रहे हो यार? माता पिता और हम तुम्हारे सिलेक्शन पे 3 ही लोग खुश होने वाले हैं, बस और कोई खुश नहीं होने वाला बच्चा। अब मैथ क्लास चालू हो गई, सर हमको डांटेंगे, कहेंगे सर अब सारा बच्चा अपनी तरफ खींच के बैठे हो तो हम कहां से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। और फिर रात में 9 बजे मिलते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी करते हैं। स्टैटिक जी की क्लास आज लगी हुई है 9